आज हम लोग यहाँ पे इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हर एक टॉपिक को देखेंगे और कौन कौन से एक्ट पास हुए थे वो हर एक एक्ट को भी देखते हुए चलेंगे। जैसे कि ये 3 स्टेज पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक है कि 1857 को बेस मानकर कई सारे एक्ट पास हुए कि 1857 को बेस माना गया। इससे पहले कई सारे एक्ट पास किए। यहाँ पे आप लोगों को पता है 1857 की क्रांति हो जाती है, जो एक बहुत बड़ा चेंज लेके आती है हमारे इंडिया में और हमारे गवर्नेंस पर। तो इसीलिए 1857 के बाद कुछ एक्ट पास हुए, उसको हम लोग डिटेल में देखेंगे। और एट द टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस एक एक्ट पास होता है, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, ठीक है। तभी हम लोग को हर एक टॉपिक डिटेल में समझ में आएगा भी, ठीक है। स्किप कर या कोई शॉर्ट तरीका हम लोग यहाँ पे अपनाएंगे नहीं। तो बिना किसी देरी से हम लोग ये शुरू करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ ए कंट्री विच ऑर्डेन्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच द गवर्नमेंट या फिर कह सकते हैं गवर्नेंस ऑफ दैट कंट्री इज बेस्ड। हर एक कंट्री का अपना एक जो गवर्नमेंट होता है, हर एक कंट्री पर गवर्नमेंट काम करती है और वो गवर्नमेंट किस पर बेस्ड होती है, कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक जो कंट्री है अपना उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो उसी के आधार पर काम करती है और देश को चलाती है। It lays down the frameworks and principal function of various organs of the government as well as the modulates of interaction between the government and its citizen। और गवर्नमेंट और सिटीजन के बीच में इंटरेक्शन करने का भी काम कौन करता है, किसके दायरे में होकर ये होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में होकर ये होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि विद द एक्सेप्शन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको कहते हैं, ऑलमोस्ट ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज पोजेसेस अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए यूके भी एक क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है। यूके क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो यूके एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। एक यूके को छोड़कर एक्सेप्शन ऑफ द यूके और जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री है सबके पास अपना एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया ऑल्सो पोजेसेस एन इलेबोरेट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का भी अपना एक रिटन इलेबोरेट कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, विच इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि किसके द्वारा इनेक्ट किया गया था, ये बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बाद द्वारा। वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में डिटेल में, ठीक है। बस अब अभी आप इतना समझ लें कि हमारा एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको इनेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब हम लोग को समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन आखिर होता क्या है। अब हम लोग समझेंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर ऐसी क्या बात है, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या समझाने की कोशिश करता है। तो आवर प्रेजेंट हमारा जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया framed and given to themselves by the people of India was adopted, ठीक है। सबसे पहले जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमवर्क था उसको किसने दिया था, हमारे देश के लोगों ने ही दिया था। इसलिए हम लोग प्रियम्बल में भी देखिएगा लिखते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया। पीपुल को यहाँ पे ज़्यादा एक सबसे ऊंचा रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको देखने को मिलती है कि कब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कब अडॉप्ट किया गया था। एडॉप्शन का डेट पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एडॉप्शन का डेट क्या है, तो 26 नवंबर 1949। डेट याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अडॉप्ट करने का कौन सा डेट है अगर पूछता है तो वो है 26 नवंबर 1949, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले कि ये फुल ऑपरेशन में या उसका इफेक्ट कब से होता है, फुल ऑपरेशन में वो कब आया, उसका इफेक्ट कब से शुरू होता है, तो वो डेट है 26 जनवरी 1950। ये दो डेट आपको एकदम याद रखना है कि अडॉप्ट कब किया गया था तो 26 नवंबर 1949 को, और इन ऑपरेशन कब आया था तो 26 जनवरी 1950। ओरिजिनली जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था तो उसके अंदर 22 पार्ट थे, 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। अभी शेड्यूल कितने हो गए हैं बढ़कर, तो 12 हो गए हैं, ठीक है। और पार्ट्स कितने हो गए हैं तो 25 पार्ट्स हैं और 400 प्लस तुम्हारा क्या है अभी आर्टिकल्स। एग्जैक्ट मैं बताता हूँ कितना है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आखिर इवोल्यूशन कैसे आया, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है और कैसे इसकी सारा कुछ हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा कि कौन कौन सा एक्ट पास हुआ है, ठीक है। जैसे पहला जो एक्ट है वो है जो कि मतलब जो टाइम पीरियड डिवाइड किया गया था कि बिफोर 1857 कौन कौन सा एक्ट पास हुआ है। तो फर्स्ट जो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक एक्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1770।
पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आज हम लोग यहीं तक देखेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हम लोग शुरू करेंगे आज ही, और यहीं तक आज हम लोग करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, रोज हम लोग एक एक एक्ट को करते जाएंगे तो क्या होगा, आपको हर चीज हर टॉपिक एक डिटेल में समझ आएगा और आपको रिविजन करने का भी समय मिलेगा। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का अपन लोग नाम से ही पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया था हम पर रेगुलेट करने के लिए, इसलिए इसका नाम भी है रेगुलेटिंग। ठीक है, एक्ट रेगुलेट करने के लिए हमें बनाया था 1773 का एक्ट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिस एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द, ये जो एक्ट है वो किस रिपोर्ट पर बेस्ड है, बेस्ड ऑन रिपोर्ट ऑफ ए कमेटी। कमेटी थी, उसने एक रिपोर्ट बेस बनाया था, और ये किसके हेड, इसको हेड कौन कर रहा था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ। ठीक है, इसको हेड कौन कर रहा था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉर्ड नॉर्थ इसे हेड कर रहे थे। ठीक है, इस कमेटी को, उसी के रिपोर्ट पर ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नेंस है, गवर्नेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज पुट अंडर ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कंट्रोल। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नेंस है, ठीक है, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के कंट्रोल पर चला गया था इस एक्ट के बाद। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें रेगुलेटिंग 1773 में, इसको याद रखना है कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर ऑफ बंगाल वाज nominated as गवर्नर जनरल ऑफ 3 प्रेसिडेंसीज। कौन कौन सी प्रेसिडेंसीज थी, कलकत्ता प्रेसिडेंसी थी, एक बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, एंड मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो गवर्नर ऑफ बंगाल को नॉमिनेट किया गया जैसे गवर्नर जनरल तीनों प्रेसिडेंसीज के। आपको पता ही होगा तीनों प्रेसिडेंसीज के बारे में, नहीं पता है तो आज आपको क्लियर हो ही गया होगा कि कौन कौन सी प्रेसिडेंसी है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसीज का। ठीक है, इस तीनों का हेड बना दिया गया था, एज ए गवर्नर जनरल बना दिया गया था। गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया था, गवर्नर जनरल। पूछता है क्वेश्चन, गवर्नर ऑफ बंगाल ऑफ गवर्नर जनरल को किस एक्ट के तहत ये नॉमिनेट किया गया था, तो आपका आंसर क्या होगा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ठीक है, पहले जो गवर्नर जनरल अगर पूछता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन है, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल है हमारे वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। इस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में सबसे इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट हो जाता है कि इसी एक्ट के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था। कहाँ इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो कैलकाटा में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसको आज आप कोलकाता के नाम से जानते हैं। ठीक है, और गवर्नर जनरल वाज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स। ठीक है, गवर्नर जनरल को एक एम्पावर किया गया था, पावर दिया गया था कि वो रूल्स बना सकते हैं, रेगुलेशन कर सकते हैं, और ऑर्डिनेंस को भी पास कर सकते हैं, लेकिन विद द कॉन्सेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कॉन्सेंट को, सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा करके ही आप क्या कर सकते हैं, रूल्स रेगुलेशन या ऑर्डिनेंसेस पास कर सकते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम एक पॉइंट के आधार पर देखने को मिलता है कि ये जो है एक कमेटी के रिपोर्ट के द्वारा ये पेश किया गया था, जिसको हेड कर रहे थे लॉर्ड नॉर्थ हेड कर रहे थे। ये पहला पॉइंट हो जाता है। और दूसरा पॉइंट हो जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री के हाथ पर चला जाता है। तो तीसरा ये पॉइंट बन जाता है यहाँ पे कि जो गवर्नर जनरल है उसको नॉमिनेट कर दिया जाता है, तीनों प्रेसिडेंट एज ए गवर्नर जनरल बना दिया जाता है तीनों प्रेसिडेंसीज का, कोलकाता प्रेसिडेंसीज, बॉम्बे प्रेसिडेंसीज एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। ठीक है, और वारेन हेस्टिंग जो है पहले गवर्नर जनरल हो जाते हैं। इसी एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, कैलकाटा में गठन होता है, जिसको आप कोलकाता के नाम से आज जानते हैं। और गवर्नर जनरल को ये पावर दिया जाता है कि वो रूल बना सकता है, रेगुलेट कर सकता है, ऑर्डिनेंसेस पास कर सकता है, लेकिन किसके, एक सुप्रीम कोर्ट के कॉन्सेंट के आधार पर। तो होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये छोटे छोटे वीडियो बनाने का यही एक पर्पस है कि आप इसको ईजिली रिवाइज कर पाएँ, कम समय में हर एक टॉपिक को आप रिवाइज कर पाए। हर एक टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो आपके पास हो कि आपको एक पार्टिकुलर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 अगर आपको रिवाइज करना हो, किस पार्टिकुलर टॉपिक पर चले जाओ और रिवाइज कर लो। तो ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आप इसको रिवाइज कर सकते हो, और ये एग्ज़ाम के टाइम पे क्विक रिवीजन के तौर पर आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको हेल्प आप मुझे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ से अवश्य शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके। सो थैंक